यदि आपका बच्चा बोलने, चलने या पढ़ने में कर रहा है परेशान, तो घबराइए नहीं, अब उसका भी है समाधान। जी हाँ, अपने 6 साल तक के बच्चों को निकट के अर्ली इंटरवेंशन सेंटर अर्थात शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र पर लाएं और इस समस्या का समाधान पाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है। आप मुझे सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलोदून पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल आपके पास EIC से जुड़ी हुई जानकारियां लेकर आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में EIC की ज़रूरत क्यों है और आपके बच्चे में क्या ऐसे सिम्टम्स होने चाहिए कि आपको EIC का रुख करना ही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं और कभी कभी हमारा ध्यान नहीं जाता या कभी जाता है तो हम सोचते हैं कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे जाके वो बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है और बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। इसके लिए हमें जानकारी होना बहुत अहम है। कैसे हम जानेंगे कि हमारे बच्चे को सही दिशा मिल सके, उसके जीवन में डेवलपमेंट कभी भी प्रभावित ना हो। इसीलिए आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे साइन सिम्टम्स ऑफ कॉमन डिसेबिलिटी, मतलब कि उन लक्षणों के बारे में बात करेंगे जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे को क्या किसी तरीके की डिसेबिलिटी तो नहीं है। और इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मिस तरु। नमस्कार सभी लिसनर्स को, मैं तरुश्री त्रिखा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो कि CDEIC निपवेड में कार्यरत हूँ। हम पहले भी मिल चुके हैं। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा कुछ कॉमन डिसेबिलिटीज़ पे, कुछ कॉमन दिव्यांगताओं पे जो कि बच्चों में होती है और उनके क्या क्या साइन सिम्टम्स, उनके क्या क्या लक्षण जो होते हैं वो माँ बाप देख सकते हैं और उनको जल्दी पहचान सकते हैं, उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करेंगे आप तभी तो इलाज कराने ले जा पाएंगे। तो आज हम उन्हीं कॉमन डिसेबिलिटीज़ जो कि होती हैं हमारे भारतवर्ष में ज़्यादातर देखी जाती हैं और उनके साइन सिम्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली डिसेबिलिटी जो है वो है सेरिब्रल पाल्सी, जिसको हम हिंदी में भी इस नाम से जानते हैं मस्तिष्क पक्षाघात। तो आप जैसे कि नाम में ही देख सकते हैं मस्तिष्क पक्षाघात, मतलब ये हमारे कहीं ना कहीं ब्रेन से रिलेटेड है और ये कहीं ना कहीं हमारे जन्म के टाइम पर ही हो जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तब बच्चा रोता है, एकदम से रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि आज की डेट तक बच्चे के पैदा होने से पहले तक वो अपनी माँ के गर्भ में ही सांस ले रहा था। उसकी माँ ही उसको कहीं ना कहीं से पोषण और हमारी ऑक्सीजन सब कुछ प्रोवाइड कर रही थी। पर जैसे ही बच्चा बाहर आता है, उसकी डिलीवरी होती है, तो बच्चा रोता है क्योंकि वो पहली बार खुद से सांस लेता है। तो वो समय होता है जब बच्चे ने सांस ली और ऑक्सीजन जो है उसके ब्रेन, उसके बाकी के शरीर में गई। पर अगर बच्चा नहीं रोया, वो किसी भी कारण वजह से हो सकता है, अगर बच्चा नहीं रोया तो क्या होता है कि उस टाइम पे बच्चे के दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। तो वो ऑक्सीजन जब नहीं पहुंची तो जिस जिस पोर्शन में, जिस जिस एरिया में ऑक्सीजन नहीं पहुंची वो हो जाता है डैमेज, कहीं ना कहीं उसको चोट लग जाती है। पक्षाघात का यही मतलब है कि हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा आघात हो गया, उसको चोट लग गई। उससे क्या होता है, हमारे बॉडी के बाकी चीज़ों में उसके जो असर है वो दिखने लग जाता है। अब क्या क्या दिखेगा? सबसे पहले तो बच्चे की मांसपेशियां, हो सकता है कि लेफ्ट साइड इफेक्ट हो जाए, हो सकता है राइट साइड इफेक्ट हो जाए, हो सकता है पैर इफेक्ट हो सकता है पैर और हाथ दोनों इफेक्ट हो जाए, हो सकता है 2 पैर और 1 हाथ इफेक्ट हो जाए। तो वो डिपेंड करता है कि कितना ऑक्सीजन कम पहुंचा, किस एरिया में नहीं पहुंचा, उस हिसाब से बच्चे के अंदर सिम्टम दिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा मसल्स में, मांसपेशियों के अंदर ही या तो कमजोरी होगी या तो ज्यादा अकड़न होगी। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा हो सकता है बच्चा जो है थूक निकलता रहेगा, उसका कंट्रोल नहीं हो पाएगा, खाना गटकने में उसको दिक्कत होगी, उसको हमेशा लिटा के लिक्विड खाना खिलाना पड़े, हो सकता है वो ना गटक पाए। साथ साथ उसकी डेवलपमेंट जितनी होती है वो डिले रहेगी। जैसे कि बच्चा बैठना सीख रहा है, उठना सीख रहा है, चलना सीख रहा है। एक साल तक का बच्चा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 5 महीने तक का बच्चा जो है चलना सीख जाता है। पर ये बच्चा जो होगा सेरिब्रल पाल्सी, जिसको हो गई होगी या वो पीड़ित होगा, वो नहीं कर पाएगा ये सब चीज़ें। उसके अलावा उसको अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने में, जो हमने बात की थी ADL के बारे में, डेली एक्टिविटीज़ जैसे बेड से उठना ही हो गया, जूते पहनना हो गया, बटन लगाना हो गया, कंघी करना हो गया, ब्रश करना हो गया, कुछ भी ये सारी चीज़ें करने में दिक्कत होगी। अब क्या होता है, अगर धीरे धीरे इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दिया जाए, अगर माँ बाप ये सोचें कि चलो अपने आप कर लेगा, धीरे धीरे लेट कर रहा है पर कर लेगा, तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कभी हमारा हाथ फ्रैक्चर हो जाए कोहनी से, हम उस पर प्लास्टर बांध लेते हैं, तब क्या होता है, थोड़े दिन बाद जब हम प्लास्टर खोलते हैं तो वो हाथ जो है अकड़ जाता है,
हम उस हाथ को खोल नहीं पाते, पूरा बंद नहीं करते, वो उसी पोजीशन में अकड़ जाता है। तो यही होता है कहीं ना कहीं सेरेब्रल पाल्सी में भी। अगर वो अकड़ा हुआ हाथ है और हम उसकी एक्सरसाइज ना करें, उसका रेमिडिएशन या रिहैबिलिटेशन ना करें, तो वो उसी तरह से अकड़ा रह जाएगा। कहीं ना कहीं वो खुल सकता था एक्सरसाइज से, पर हमने नहीं किया तो अकड़ा रह जाएगा। अब अकड़ा रह जाएगा तो हमें और काम करने में दिक्कत आने लग जाएंगी और परेशानियां इकट्ठी हो जाएंगी। तो इसी का मतलब है वो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाएंगी। तो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, अर्ली साइंस को देखते हुए ही हमें लेकर जाना है। आजकल तो डॉक्टर भी बता देते हैं कि हाँ बच्चा लेट रोया या NICU में रखने की ज़रूरत पड़ी, हो सकता है अर्ली प्री मैच्योर डिलीवरी की वजह से उसको ये दिक्कत हो जाए, वो ना रो पाए। तो इन सब दिक्कतों का हमें ध्यान रखना है और बच्चे के ऊपर एक नज़र रखनी है। अब हम दूसरी बात करेंगे हेयरिंग इम्पेयरमेंट की। इस मतलब से आप समझ सकते हैं कि सुनने में दिक्कत, बहरापन। इसमें क्या होता है, हो सकता है बच्चा सही है, बिल्कुल चल रहा है और पेरेंट्स को डाउट ही ना हो, उनको लगे कि ये शैतानी कर रहा है, पर असल में कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके अंदर बहरापन हो, हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो। तो इसके सिम्टम्स जो है हमें किस तरह से देखने पड़ेंगे। शैतान बच्चा जो है शैतानी तो करेगा, पर वो अपने नाम पे सुनेगा भी। अब अगर बहरापन होगा किसी बच्चे में तो वो अपने नाम पे नहीं सुनेगा या रिस्पॉन्स नहीं देगा। उसके सामने अगर हम जाके इशारे करेंगे, गेस्चर्स करेंगे, हाथ हिलाएंगे, तब वो हमारे तरफ ध्यान देगा और रिस्पॉन्स करेगा। वो रिस्पॉन्स करेगा, ऐसा नहीं है कि वो करेगा नहीं, पर उसे सुनाई नहीं दे रहा है, इस वजह से वो जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। उसके अलावा उसका नाम बुलाते रहेंगे हम, वो कैसे सुनाई देगा उसको, वो घूम के नहीं देखेगा। कहीं से भी जोर की आवाज़ हुई, कोई बम फटा, मिक्सी चल गई, तो वो उस तरफ के साउंड को घूम के नहीं देखेगा। छोटे बच्चों में कैसे कर सकते हैं, कोई हम झुनझुना बजाएं, अगर उनकी नज़र को हटाकर पीछे से जाके बजाएं तो बच्चा ज़रूर पीछे घूम के देखेगा। वो अपनी कोशिशों से, जैसे बच्चे करते हैं, गिरते पड़ते घूम के देखेंगे, पर जिस बच्चे के अंदर बहरापन होगा वो नहीं देख पाएगा। उनके लिए वो ज़्यादातर अपने हाथों का या फिर किसी गेस्चर का इस्तेमाल करेंगे आपको अपनी बात समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि ना सुनने की वजह से कहीं ना कहीं उनकी स्पीच भी डेवलप नहीं हुई होगी, वो बोलना भी नहीं सीख पाएंगे, तो स्पीच भी उनकी डिले हो जाएगी इस वजह से। तो कभी भी अगर हमारे पास कोई स्पीच का भी केस आता है जिसमें बोल नहीं रहा है बच्चा, तो हम उसका बेरा टेस्ट, जो सुनने का टेस्ट होता है, वो ज़रूर करवाते हैं, ताकि ये क्लियर हो जाए कि कहीं बच्चे के अंदर कोई बहरापन या कोई हेयरिंग इम्पेयरमेंट तो नहीं है। उसके अलावा हम बात करते हैं दूसरी डिसेबिलिटी का, दूसरी विकलांगता का, जिसको बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है एक जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक डिसीज है। इसके अंदर क्या होता है, बच्चा जो है 1 साल तक बढ़ा, 2 साल तक बढ़ा, पर जैसे जैसे उसकी वेट, वजन रखने की, भाग दौड़ करने की उम्र आ जाती है, उस उम्र में वो बच्चा जो है थकने लग जाता है, बहुत जल्दी थक जाएगा, कुछ नहीं करेगा, ये एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाएगा और कंप्लेन करेगा मैं थक गया। धीरे धीरे उसमें आगे सिम्टम बढ़ते हैं, वो चलना छोड़ देगा, क्यों मैं तो थक रहा हूँ, चलना सीख गया है पर चलना छोड़ देगा, चलेगा भी तो सहारे से चलेगा, जबकि कोई कमी नहीं दिख रही होगी बच्चे के अंदर, ज़्यादातर लगेगा कमज़ोरी है, कमज़ोरी है। इसका मतलब क्या होता है, कई बार उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है। आपने डॉक्टर को दिखा लिया, प्रोटीन खिला दी, खाना आप सही खिला रहे हो, दवाइयाँ दे दी, पर तब भी बच्चा यही कंप्लेन कर रहा है। चलते चलते वो साइकिल नहीं चला पाएगा अपनी, क्योंकि साइकिल लगाने में कहीं ना कहीं ज़्यादा एक मेहनत लगती है, एक एक्सरसाइज मतलब एक तरह से है वो, तो वो बच्चा वो नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे बच्चा जब खड़ा होगा ज़मीन से, हम अपने आप खड़े हो जाते हैं बिना सहारे के, पर इसमें क्या होगा, बच्चा पहले ज़मीन पे चारों अपने पैरों पे आएगा, दोनों पैर और दोनों हाथ रखेगा, फिर धीरे धीरे अपनी घुटनों पे हाथ रखेगा, फिर अपनी कमर पे हाथ रखेगा और सीधा खड़ा होगा। तो ये एक टिपिकल साइन होता है, ग्रोवर साइन, जिसमें हमें बच्चों को ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ज़मीन से अपने आप बिना सहारे के खड़े हो सकते हैं, जो सही टाइम पे चलना फिरना सीख गए। पर अगर उनमें ऐसी कमज़ोरी दिख रही है अचानक से, या समझ नहीं आ रहा है क्यों है, खाना भी सही खाता है या सब कुछ ठीक है, चलना भी सीख गया है, तो हमें डाउट करना चाहिए कि कुछ दिक्कत हो रही है। अब इसकी जो टेस्टिंग होती है वो कहीं ना कहीं जेनेटिक होती है, तो इसके लिए डॉक्टर के पास जाकर उसकी जेनेटिक टेस्टिंग के लिए हम भी रेफ़र कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी डिसेबिलिटी की, दूसरी विकलांगता की, जिसको हम आजकल कॉमनली जान रहे हैं ऑटिज़म के नाम से। ऑटिज़म आजकल एक ऐसी सोशल बीमारी या सोशल इशू बन चुका है जो कि बहुत बच्चों में देखने को मिल रहा है। हमारे सेंटर में भी कम से कम 66 नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो ऑटिज़म के हैं। तो ऑटिज़म जो है कहीं ना कहीं एक भारी मात्रा में, किसी और डिसेबिलिटी से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा ऑटिज़म देखने को मिल रहा है। ऑटिज़म ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑटिज़म के 3 बेसिक लक्षण हैं, 3 बेसिक चीज़ें हैं जो कि ऑटिज़म में होती हैं किसी के अंदर। पहला तो सोशलाइजेशन, जैसे हम और आप बैठ के आपस में आज बात कर रहे हैं, वो बच्चा जो है ये चीज़ नहीं कर पाएगा, घुलेगा मिलेगा नहीं, दोस्त नहीं बना पाएगा।
दूसरा कम्युनिकेशन, जैसे हम बोल रहे हैं, जब हम किसी से बात करते हैं हम उसकी आंखों में देखते हैं, हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ का यूज़ करते हैं। तो वो कम्युनिकेशन चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, बोलकर हो चाहे इशारों में हो, उस ऑटिज्म के बच्चे में उसमें दिक्कत होगी। तीसरा क्या है, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो लिमिटेड रहेगा और बिहेवियर रिपीटेटिव होगा। मतलब अगर उसे सपोज ABCD पसंद है, उसे पसंद आ गई, हो सकता है किसी बच्चे को कार पसंद हो सकता है किसी को नंबर्स पसंद हो, कुछ भी हो सकता है, किसी को ड्राइंग पसंद हो, किसी को कलर्स पसंद हो, तो उसको जो पसंद आ गया वो ही चीज़ करता रहेगा, रिपीटेडली वो ही करता रहेगा। हो सकता है वो ब्लॉक्स को खेल रहा हो तो उसको लाइंस में लगाता रहे, कार उसको पसंद है तो उसको लाइन में लगाता रहे, जो उसका इंटरेस्ट है उसी के साथ वो रिपीटेटिव बिहेवियर दिखाएगा अपना। तो इससे बच्चा दूसरी चीज़ें कैसे सीखेगा अगर वो एक ही चीज़ में घुसा रहेगा और वो सोशल नहीं हो रहा, खेल नहीं रहा, जाके और बच्चों से मिल नहीं रहा। हम बच्चों से कॉपी करते हैं, उनको देख देख कर सीखते हैं, तो ऑटिज्म में ये सब चीज़ें जो है इफेक्ट हो जाती हैं। ये तो 3 चीज़ें बड़ी हुई। अब हमें साइन सिम्टम क्या है जो नोट करने हैं बच्चे के अंदर। सबसे पहला, बच्चा जो है आंखों में देखेगा नहीं, आई कांटेक्ट नहीं करेगा, इधर उधर देख के बात करेगा, देख भी रहा है तो मेंटेन नहीं करेगा, 1 सेकंड देखा, 2 सेकंड देखा, हटा लिया, इधर उधर देखा। उसके अलावा बच्चा जो है अपने नाम पे सुनेगा नहीं। अभी मैंने बहरेपन की बात की, उसमें भी मैंने ये बोला कि बच्चा नाम पे सुनेगा नहीं, पर अगर हम बच्चे के जाके आगे गेस्चर्स करेंगे, उसको हाथ लगा के बुलाएंगे तो वो सुन लेगा और वो रिस्पॉन्ड करेगा। पर ऑटिज्म में इसका अलग है। उस बच्चे के सामने चाहे हम उसे छू के बुला लें या फिर हम उसको आगे जाके बुला लें, वो नहीं देखेगा, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता, वो अपना अकेला रहना चाहता है, अकेले खेलना चाहता है, अकेले खाना चाहता है। तो ये फ़र्क है बहरेपन में और ऑटिज्म में। तो इस चीज़ को नोट करके ही समझा जा सकता है, ऑब्जर्वेशन करके ही समझा जा सकता है। या आप किसी पेरेंट के नहीं समझ में आ रहा है तो टेस्ट हैं जिससे कि क्लियर हो सकता है, और हमारी अपनी स्क्रीनिंग चीज़ें हैं जो कि क्लियर कर देती हैं। आप इस चीज़ से भी नोट कर सकते हैं कि बच्चा अगर अपने मतलब की बात होगी कि चॉकलेट बोला हमने तो सुन रहा है, पर अगर हम वैसे उसका नाम बुलाए जा रहे हैं वो नहीं सुन रहा है, तो इसका मतलब वो सुन सकता है पर वो इग्नोर कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन सिम्टम है ऑटिज्म में। उसके अलावा अपने आप में ही खेलते रहना, दूसरे बच्चों के साथ ना जाना। बच्चे होते हैं आपस में मिलके खेलते हैं, शेयरिंग करके खेलते हैं। ऑटिज्म में बच्चा ऐसा नहीं करेगा। हो सकता है ऑटिज्म में बच्चों के अंदर सेंसरी डिफिकल्टीज़ हों। सेंसरी डिफिकल्टीज़ के बारे में हम एक पूरा एपिसोड दोबारा से बातचीत करेंगे उसके बारे में, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में उस समय समझाऊंगी। उसके अलावा हो सकता है बच्चा जो है बहुत ज़्यादा उछल कूद करे, भागता रहे, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कोने में रहे। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कोने में बैठा रहेगा या बहुत ज़्यादा उछल कूद करेगा। तो ये कुछ साइन सिम्टम है। अगर बच्चे को आपने ज़बरदस्ती स्कूल भेज दिया तो वो स्कूल में जाके अगर टीचर्स को ज़बरदस्ती कोई काम करा रही है तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, टीचर की बात नहीं मानेगा। ये सारे चीज़ें जो हैं आप बच्चे के अंदर नोट करेंगे, ये साइन सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं दूसरी डिसेबिलिटी की, जिसको हम बोलते हैं कॉमनली ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जैसे कि नाम में ही दिख रहा है अटेंशन डेफिसिट, मतलब ध्यान ना दे पाना, अटेंशन की कमी होना। जब हम किसी चीज़ को अटेंशन देकर करते हैं तभी हम उस चीज़ को कर पाते हैं। इनफैक्ट कलर करना भी, अगर हम कलर कर रहे हैं, हम नीचे देखेंगे लाइन कहाँ पर है, फिगर कहाँ पर है, कौन सा कलर करना है, तभी हम उसको कर पाएंगे कंप्लीट, वरना तो ऐसे गुचर पुचर करके हम भाग जाएंगे। तो यही होता है अटेंशन डेफिसिट में कि ध्यान ही नहीं दे रहा। जब ध्यान ही नहीं देगा तो सीखेगा कैसे? हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा उछल कूद होना। इसके सिम्टम्स कैसे नोट करेंगे? सोचो इस कमरे में अभी एक बच्चा आ जाए जो कि ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। वो इस कमरे में आते ही यहाँ पे जितनी चीज़ रखी है, माइक रखा हो, AC हो, CD रखा हो, कंप्यूटर रखा हो, वो सब कुछ उठा के फेंकने लग जाएगा या उसको ऊपर नीचे तोड़ मोड़ करने लग जाएगा। उसको पता ही नहीं है कि मुझे यहाँ पे आके बैठना है। किसी शांत इन्वायरमेंट, जैसे स्टूडियो है, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमें पता है यहाँ पे हमें शांत रहना है, कम आवाज़ में बोलना है। जब कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो गेट उसी तरह से खोलना है, हमें ये सब समझ में आता है। पर ADHD बच्चे को वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी क्योंकि उसकी भागदौड़ इतनी ज़्यादा होगी। वो आएगा, कूदेगा, दीवार पे चढ़ जाएगा, खिड़की पे चढ़ जाएगा, कुछ भी उठा के तोड़फोड़ मचा देगा। साथ में अटेंशन नहीं है तो वो हमारी बात सुनेगा ही नहीं। हम उसका बोलते रह जाए, वो अपने नाम पे तो सुनेगा, मुड़ेगा, पर वो हमें अनदेखा करके भाग जाएगा। वो नहीं रुकेगा कोई तोड़फोड़ करने से। तो ये सारी जो है इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेगा। उसको पता है कि ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मुझे अपना रिस्पॉन्ड भी देगा, पर फॉलो नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक अटेंशन डेफिसिट ADHD डिसऑर्डर में हम लोग देखते हैं। तो क्या होगा इससे? वो अटेंशन नहीं देगा, पढ़ाई में बैक हो जाएगा, क्लास में नहीं बैठेगा,
बैठ ही नहीं रहा है तो टेंशन तो कैसे ही देगा, तो वो पढ़ाई में भी पीछे चला जाएगा। तो मैम बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जिनको हम अक्सर बच्चों में टाल देते हैं, ये सोच के कि ये शैतान बच्चा है, ये तो बहुत ज़्यादा शैतान है, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते हैं कि इसे डॉक्टर की ज़रूरत है। तो किसी तरीके का मतलब बिहेवियरल इशू अगर आपके छोटे बच्चे में आ रहा है तो मतलब आपको EIC का रुख करना है और जाना चाहिए, ताकि उसकी स्क्रीनिंग हो सके, आपको पता चल सके कि सिर्फ शैतानी जानबूझ के नहीं कर रहा है बच्चा, उसमें कुछ इश्यूज हैं साइकोलॉजिकल या कुछ भी, तो आपको EIC के लिए जाना है। देखो, शैतान सारे बच्चे होते हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी में हो या ना हो। शैतानी हर बच्चा करता है, हमने भी किए हैं अपने बचपन में, हमने भी थप्पड़ खाए हैं। पर हम उन शैतानी से, जब हमें डांट पड़ी या हमने थप्पड़ खाया, हमें कुछ भी हुआ, हमें सिखाया गया, तो हम उसको सुधर गए, हमने उस चीज़ को सुधार लिया, है ना, हम समझ गए कि हमारे लिए हार्मफुल है। पर ADHD में या ऑटिज्म में वो बच्चे नहीं समझ पाते, उनको आप कितना मर्जी डांट लो, अभी आप उनको पिटाई कर दो, 2 मिनट बाद फिर आप देखोगे वो किसी खिड़की पे चढ़ा होगा। तो ये डिफरेंस है, हमें शैतानी पता होनी चाहिए और हाइपर एक्टिविटी क्या कहाँ जा रही है, क्योंकि वो भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है इसके। इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धि कम है या मानसिक क्षमता में कमी है, नहीं, इसका मतलब ये है कि उसका जो हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करने का सेंटर है दिमाग में, ब्रेन में, उसके सिग्नल जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन होता है इस चीज़ का। धीरे धीरे थेरेपीज के थ्रू इन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बच्चा ज़्यादा शैतान है, आप किसी को स्क्रीन करा लेंगे, उसमें हमारे टेस्ट होते हैं, टूल्स होते हैं, उसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं माँ बाप से, उसके अंदर एक स्कोर दिया जाता है। वो स्कोर अगर प्रॉब्लम के इंडिकेटिव आता है तो उसको उस डिसेबिलिटी में कैटेगराइज किया जाता है, वरना नहीं किया जाता। फिर हम उसको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स मान के उसका बिहेवियरल ट्रीटमेंट या अप्रोच यूज करते हैं। तो स्क्रीनिंग होने के बाद हमें टूल्स के जरिए पता लग जाता है कि वो उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ज़रूर EIC में आके माँ बाप को ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि मैम बहुत ही ज़्यादा मार्जिनल, मतलब एक थिन लाइन है एक शैतान बच्चे में और ये समझ पाने में कि बच्चा हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है या कुछ भी है, डिजीज़ है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे, हम भी आज आपसे बात करके मैं रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनमें ऐसे इश्यूज़ होते हैं, लेकिन हम अक्सर मान लेते हैं कि वो बच्चा ही शैतान है, हम ये सोच भी नहीं पाते हैं कि उसको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मतलब अगर बिहेवियर इशू कहीं पर भी पेरेंट्स देखते हैं अपने बच्चे में, तो वो EIC की तरफ आएँ, बच्चे की स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं। अगर बच्चा ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं ठीक है तो उसका समय पर इलाज हो सके, ताकि उसका जो डेवलपमेंट है बॉडी का वो डिले ना हो, या मेंटल कोई भी हो वो डिले नहीं हो। जैसा आपने बताया कि शैतान बच्चा है, शैतान बच्चा ना लर्निंग कर लेगा, उसे ABCD आ जाएगी, टाइम पे कलर सीख लेगा, सब कुछ सीख लेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बिल्कुल मैम, वही मतलब वो थिन लाइन समझनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चा शैतानी कर रहा है या उसको कोई डिसऑर्डर है, और वो बहुत समझना पड़ेगा कि वो उसकी लर्निंग कितने दिन बाद हो रही है, मतलब वो एकदम रिकॉल ही नहीं कर पा रहा है। मुझे जितना आपने बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे रिकॉल नहीं कर पाते, उनको कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया, जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं तो वो सुनते तो हैं कि हाँ बोला जा रहा है, कुछ तो बताया जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उनको एकदम फ्लश आउट हो जाता है कि भूल जाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं मानती हूँ हर पेरेंट के लिए इतना इजी नहीं है ये समझना, बट हमारे पास ऑप्शन है अभी EIC का, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, SLD। हमारे भारत में बहुत ज़्यादा इसका इंसिडेंस बढ़ गया है, और ये डिसेबिलिटी पता ही तब चलती है जब बच्चा स्कूल जाने लग जाता है। डेवलपमेंट अच्छी होगी, बोलना सीख जाएगा कहीं ना कहीं, और समझेगा भी हमारी बातों को जो हम बोल रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, मतलब पढ़ाई से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए ज़्यादातर तभी सामने आती है जब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, 6 साल, 7 साल, 8 साल की उम्र में। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम पहले पता नहीं लगा सकते, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। पहले हम बात करेंगे कि स्कूल जाने पे क्या बच्चे के अंदर चेंजेस या सिम्टम्स दिखते हैं जिनको हम नोट करें और हमें डाउट हो कि हाँ उसके अंदर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हो रही है। ये भी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, हमारे ब्रेन में ही कनेक्टेड है, बच्चा कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है पढ़ने में उसको दिक्कत आती है। इसमें भी 3 तरह का होता है, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया और डिस्फेजिया। इन तीनों में क्या होता है, आप लोगों ने ज़रूर एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें आपने देखा हो कि उस बच्चे के सामने अक्षर नाच रहे होते हैं और वो उल्टा लिखता है, उसे जितना भी समझा लो वो समझता ही नहीं है, माँ बाप उसे शैतान बोलते हैं, पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं लगता, ये सब बोलते हैं, खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान है। पर कहीं ना कहीं उसको ये बीमारी थी, उस पिक्चर में ये दर्शाया गया है, SLD। तब जो टीचर आता है वो उसके अंदर धीरे धीरे उसको 1 to 1 पढ़ाता है, धीरे धीरे तब उसके अंदर उसको समझ आना शुरू होता है, तब वो कहीं ट्रैक पर आता है बच्चा।
तो यही प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर। उसके बच्चे के सामने वर्ड्स जो हैं, डिस्कैल्कुलिया होगा तो उसको मैथ्स में दिक्कत होगी, डिस्ग्राफिया होगा तो उसको पढ़ने लिखने में दिक्कत होगी, ग्राफिया, डिस्फेजिया होगा तो उसको रीडिंग करने में दिक्कत होगी। अब क्या सिम्टम जनरली बच्चा करेगा, जब बच्चा लिख रहा होगा तो वो जो अक्षर होंगे, वर्ड्स के बीच में हम गैप देते हैं, सेंटेंसेस में वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के बीच में हम गैप देते हैं, तो उसके बीच में गैप उसे पता ही नहीं होगा कि कितना देना है कितना नहीं देना है। बीच में कुछ भी कैपिटल बना देगा, स्मॉल बना देगा, बहुत ही पुअर हैंड राइटिंग होगी। वर्ड्स जो है रिवर्सल्स करके लिखेगा, हमारे लेटर्स जो होंगे, जैसे बी को डी लिख दे, डी को बी लिख दे, पी को क्यू लिख दे, क्यू को पी लिख दे, डब्ल्यू को एम लिख दे, एम को डब्ल्यू लिख दे। तो ऐसे जो रिवर्सल्स वाले हमारे वर्ड्स हैं वो उनके अंदर गड़बड़ करेगा, उसको नहीं समझ में आएगा, कभी कहीं भी गड़बड़ हो जाएगी। मैथ्स में होगा तो उसको जो हमारे साइंस होते हैं, प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लिकेशन के, उसको समझ नहीं आएंगे, उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या साइन है, मैं क्या करूँ इसके अंदर, एडिशन करूँ सब्ट्रैक्शन करूँ, उसको नहीं समझ में आएगा। वो रिटर्न में तो कर लेगा मैथ्स, पर अगर उसे मेंटल मैथ्स देंगे तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे ही रीडिंग में क्या होगा कि जब वो रीड कर रहा होगा तो वो कुछ वर्ड स्किप कर देगा पढ़ते पढ़ते, जैसे डज नॉट लाइक पेंसिल पेपर वर्क है तो वो इसको करेगा डज लाइक पेंसिल वर्क, उसने स्किप कर दिया बीच में से कुछ भी। उसको लिखना पसंद नहीं होगा, उसको रीडिंग पसंद नहीं होगा, जो टीचर बोल रही होगी वो उसको कॉपी नहीं कर पाएगा। ऐसा भी हो सकता है बोर्ड पे जो लिखा हो वो उसको ढंग से कॉपी ना कर पाए। तो ये सारे साइन सिम्टम हैं जो कि उसके अंदर दिखेंगे। वोकैबुलरी इंग्लिश में अच्छी नहीं होगी, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव्स, ये सब चीज़ें उसको समझ में नहीं आएंगी। तो वो जो है कंसिस्टेंट स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग एरर्स करता रहेगा और डांट खाता रहेगा। टीचर बोलती रहेगी कि ये तो पढ़ता नहीं है, कंप्लेन करती रहेगी पेरेंट्स को, पर ज़रूरी है हमें उसकी वो राइटिंग जो वो कर रहा है, उसके साइन सिम्टम को देखना, वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, इतना बच्चा डांट खा खा के ना डिप्रेस हो जाता है खुद ही, तो बच्चा जो है डिप्रेस होने लगेगा, खेलने कूदने में और नहीं जाएगा, उसे लगेगा अरे मैं तो डांट ही खाऊंगा, मैं तो बैठा रहता हूँ चुपचाप। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे को बिहेवियर प्रॉब्लम समझ के हम उसको डांटते रहते हैं एंड वो बच्चा कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला जाता है, तो ये हमारा बिहेवियरल प्रॉब्लम बन जाता है। तब हमें साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। तो हमें बच्चे की अगर हम अर्ली साइंस ही देख लें तो हमें पता लग सकता है। अब हम बात करते हैं अलग दूसरी डिसेबिलिटी की, जो है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है बोलना नहीं सीखता है। सब कुछ हो गया, डेवलपमेंट सही है, चलना फिरना सीख गया, पर बोला नहीं। जैसे बच्चे की डेवलपमेंट मैंने आपको बताई हुई है, बोलने में भी बच्चा पहले बैबलिंग करता है, फिर 1 वर्ड बोलता है, फिर 2 वर्ड्स पे बोलता है मम्मा भूख, मम्मा पानी, फिर सेंटेंसेस बनाता है कि मम्मा मुझे घूमने जाना है, मम्मा मुझे पार्क जाना है। तो इस तरह से उसकी स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो रही है। मैं बात कम्युनिकेशन नहीं कर रही हूँ, मैं स्पीच लैंग्वेज की कर रही हूँ। कम्युनिकेशन जो है हम गेस्चर्स के थ्रू भी करते हैं, इशारों से भी करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से भी करते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। स्पीच एंड लैंग्वेज मतलब बोलना नहीं सीखा। अब इसमें क्या आपको सिम्टम्स दिखेंगे कि बच्चा अभी 2 साल का भी हो गया है, अभी तक वो 2 फर्स्ट फ्रेजेस पे भी नहीं आया। मतलब बच्चे ऐसे बोलने लग जाते हैं मम्मा भूख, मम्मा भूखी लगी, ऐसे चीज़ें बच्चे यूज़ करते हैं। तो बच्चा ये चीज़ें नहीं कर रहा है, अभी भी वो गेस्चर्स का ज़्यादा यूज़ कर रहा है, इशारों का ज़्यादा यूज़ कर रहा है। उसे पानी पीना है तो वो पुल करता है मम्मी को और बोलता है, अभी भी वो बोल के नहीं कर रहा है। उसकी वोकैबुलरी जो है लिमिटेड होगी। अगर वो बोलना भी सीख गया है तो कुछ ही शब्द बोलेगा, या हो सकता है सिर्फ रिपीट करे आपके पीछे। तो एज अप्रोप्रिएट साउंड्स ना निकाले। जैसे बच्चे होते हैं, चिड़िया की आवाज़ सुनी तो चिड़िया की आवाज़ निकालते हैं, इमिटेट करते हैं, लायन की आवाज़ इमिटेट करते हैं, तो वो नहीं कर रहा है उस टाइम पे। तो ये उसके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी डेवलप हो रही है। तो इन साइन सिम्टम्स का ध्यान देके हम इन पे भी काम कर सकते हैं। दूसरा होता है फिट्स पड़ना, कन्वल्जन्स, एपिलेप्सी जिसको हम बोलते हैं। ये क्या होता है, हो सकता है कि ये बच्चे को बचपन में ही पैदा होने के टाइम पे पड़े हों, तो तब उसको NICU एडमिशन होता है तो डॉक्टर बता देता है माँ बाप को, तब समझ में आ जाती है। पर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार बीच में बच्चे को फिट पड़े हों, सोते सोते पड़ गए हों। तो इससे क्या होगा, अगर अचानक से बच्चा कहीं ना कहीं डिले हो गया डेवलपमेंट में, जैसे वो अपनी गर्दन तो उठा रहा था, अच्छे से उठाया उसने 3 महीने में, पर वो उसके बाद बैठना नहीं सीख रहा है, या फिर अपनी बॉडी को ज़्यादा अकड़ा लेता है, बीच बीच में कभी अचानक से अकड़ा लेता है, अचानक से वो अपना मुंह खोल देता है, उसके मुंह से झाग निकलने लग जाता है। ऐसी जब चीज़ें होती हैं, अचानक से बेहोश हो जाता है, कॉन्शियसनेस लूज कर देता है, चाहे कुछ सेकंड के लिए करे पर ऐसी चीज़ें करने लग गया, तो इसका मतलब है बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं फिट पड़ रहे हैं, एपिलेप्सी का दौर, मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। तुरंत ही बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास। तुरंत ही बच्चे की मेडिसिन चालू होंगी, मेडिसिन जो है बंद नहीं होंगी, कम से कम 2 साल या 5 साल तक दवाइयाँ चलती हैं। जब फिट पड़ता है हमारे अंदर ना, तो क्या होता है, हमारा जो दिमाग की डेवलपमेंट होती है वो पीछे चली जाती है। तो अब बच्चे के अंदर जितनी बार भी फिट पड़ेगा वो उसकी डेवलपमेंट और पीछे जाएगी। थेरेपीज क्या करेंगी, उसकी डेवलपमेंट को इम्प्रूव करेंगी।
पर अगर उसका फिट पड़ गया तो वो फिर से पीछे जाएगा। तो दवाइयों का मेन काम ये है कि वो फिट को कंट्रोल कर पाए, उसको दोबारा फिट ना पड़े। साथ ही में हो सकता है कई बच्चों को किसी पर्टिकुलर चीज से फिट पड़ रहा हो, जैसे तेज आवाज होती हो और तब उसे फिट पड़ता हो सकता है कि वो ज्यादा देर मतलब अपनी कंप्लीट स्लीप ना ले, नींद ना ले, तब उसे फिट पड़ता हो सकता है कि ठंडे पानी से उसे फिट पड़ता हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से फिट पड़ता है। तो पेरेंट्स को उन लक्षणों को भी नोट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो किस चीज से फिट पड़ रहा है और उस चीज को हटानी चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए, क्योंकि फिट पड़ेगा तो डेवलपमेंट पीछे जाएगी, फिर हमें दोबारा से थेरेपी को वहीं से कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो फिट के ऊपर भी माँ बाप को विशेष ध्यान रखना है। उसके अलावा आती है हमारी विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसे हम अंधापन भी बोलते हैं, लो विजन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमें ऐसा लगता है बचपन में बच्चा तो ठीक है और ये फिर से शैतानी कर रहा है या स्कूल में जा रहा है, पढ़ नहीं रहा है या अलग चीजें दिखा रहा है, बिहेवियर दिखा रहा है, पर हो सकता है उसके अंदर अंधापन हो। तो हमें क्या साइन सिम्टम है जो नोट करने चाहिए, जो कि उसके अंदर दिखे कि अंधापन है। टीवी का जो देखेगा, वो फोन देखेगा, बहुत पास से देखेगा, बिल्कुल अपनी आंखों के पास में रख के, या फिर कोई भी दूर लिखी हुई चीज होगी उसे नहीं दिखेगी, कलर नहीं पहचान पाएगा दूर से, या दूर उसके मम्मी पापा खड़े हैं कहीं तो वो नहीं पहचान पाएगा कि वो वहां खड़े हैं। अगर मम्मी ने बोलते जाओ पापा के पास जाओ, पर पापा उसे दिख ही नहीं रहे तो कैसे जाएगा। उसके अलावा वो अगर कोई भी बुक पढ़ रहा होगा या कुछ कर रहा होगा तो वो आंखों के सामने रख के पड़ेगा। फिजिकल सिम्टम्स भी उसके अंदर दिख सकते हैं, जैसे कि आंखों में पानी आना, लाल रहना, आंखों में ज्यादा गंदगी जमा हो जाना, या वो बार बार अपनी आंखों को मसलता रहेगा, पोक करता रहेगा। ऐसी चीजें जो हैं बच्चे के अंदर हमें विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर दिखेंगी। तो जरूर आई चेकअप के लिए जाएं और उसके बाद उसका रिहैबिलिटेशन प्रोसीजर जो EIC में होगा वो कंटिन्यू करें। उसके बाद हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको हम ID बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो मस्तिष्क की डेवलपमेंट है, जो हमारी मानसिक डेवलपमेंट है, वो रुक गई है। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, 5 साल का बच्चा है पर अभी भी वो 2 साल के बच्चों की हरकतें कर रहा है। 2 साल के बच्चे की हरकतें क्या हैं? खेलते रहना है ना, पढ़ाई पे ध्यान ना देना, या फिर शैतानी ज्यादा करना, बटन नहीं लगा सकता वो अपने खुद से, कंघी नहीं कर सकता, ब्रश नहीं कर सकता। भाई 2 साल का बच्चा तो होता ही है कहीं ना कहीं मम्मी पे डिपेंड, कहीं ना कहीं उसे खाना डाल के देंगे तभी वो खाएगा, सीखता है खाना खेलते खेलते। पर 5 साल का बच्चा भी अगर वही चीजें कर रहा हो जो एक 2 साल का बच्चा करता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। और ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है बहुत छोटेपन से ही पता लग जाती है। इसमें क्या होता है, अगर इसमें भी टाइप्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड वाली है जो कि हमें, माइल्ड से पहले भी एक आती है ट्रेनेबल और एक एजुकेबल। एजुकेबल में मतलब बच्चा जो है 8th क्लास तक जाएगा, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अब अचानक से 8th क्लास में पहुंच के कंप्लेंट्स छोटी मोटी स्कूल से आती रहेंगी, पर अचानक से 8th क्लास तक जाके उसके अंदर बहुत ज्यादा वो दिखने लग जाएगा कि अब वो कर ही नहीं पा रहा है, 9th का काम कर ही नहीं पा रहा है, नहीं हो रहा, बिल्कुल 0 हो गया पढ़ाई में। तो इसका मतलब है उसके अंदर कहीं ना कहीं था जो कि पता नहीं लग पाया, अब पता लग रहा है। ट्रेनेबल क्या होता है कि हम अगर बच्चे को कुछ सिखाया, हमने जितना हमने उसको सिखाया उतना वो कर लेगा, पर उससे ज्यादा 1 कदम आगे भी वो नहीं कर सकता। हमने उसको 5 कदम रखने सिखाया तो वो 5 कदम ही लेगा, उससे आगे वो नहीं ले सकता 6ठा कदम अपने आप। तो वो ट्रेनेबल है। तो हमें उसको हर चीज, उस चीज के लिए जो उसे सीखनी चाहिए, उसे जिंदगी के लिए काम करने के लिए, तो हमें उसे वो सिखानी पड़ेगी, तो वो सीख जाएगा। पर अगर हम नहीं सिखाएंगे तो वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता और वो नया काम भी नहीं कर सकता, न्यूनेस नहीं होगी। उसके बाद जो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है, उसमें यही है कि जो हमारा, मैंने आपको बताया 5 साल के में 2 साल का ब्रेन है, हो सकता है 5 साल के में 3 साल का ब्रेन हो सकता है 5 साल के में 4 साल का ब्रेन हो। तो जितना लेवल उसका डेवलपमेंट में जा रहा है उसी हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में कैटेगराइज करते हैं। अब एक और होता है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब है कि वो बिल्कुल ही बैक है, वो नहीं सीख पाएगा कहीं ना कहीं, उसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत है। हम कैसे इन चीजों को नोट कर सकते हैं प्रोफाउंड में? बच्चा जो है बैठे बैठे अपना सर हिलाता रहेगा, लेफ्ट राइट आगे पीछे कहीं भी, हैंड फ्लैपिंग करता रहेगा, हाथ हिलाता रहेगा, अजीब सी साउंड निकालता रहेगा बिना मतलब कि कोई भी साउंड, ई आ करके, दांत किटकिटाएगा बहुत जोर से, किटकिटा के बिल्कुल अकड़ के रहेगा। उसको अगर हमने जबरदस्ती कोई काम करवाने की कोशिश की तो वो आपको वापस मार देगा, सर मार देगा अपना इतनी जोर से, उसके भी चोट लगेगी, सामने वाले की भी लगेगी, पर उसे कोई अंदाजा नहीं होगा। वो रोएगा, कहाँ लगी, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। रोएगा भी तभी जब बहुत भारी चोट लगेगी,
तो ये जो कुछ फीचर्स हैं ये कहीं ना कहीं बहुत गहरा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की तरफ हैं। पर उससे पहले जो मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग होकर हम बच्चे को कुछ बोल रहे हैं, बच्चा हमें ऐसे ही देखे जा रहा है आंखें खोल के और वो समझ ही नहीं रहा है वो चीज़, जबकि वो समझ सकता है, उसकी उम्र है वो समझने की। तो हम उस पर डाउट करना चाहिए कि हाँ ये कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की तरफ इशारा कर रही हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए इनके ऊपर ध्यान देते हुए हमें देखना होगा कि बच्चा जो है किस तरह ग्रो कर रहा है। बाकी उसकी डेवलपमेंट भी डिले होगी, बोलने में ले लो, सोशली ले लो, ये सारी चीज़ें तो आपको हर चीज़ों में कहीं ना कहीं मिलेंगी देखने को। मैं आपको टिपिकल साइंस बता रही हूँ जो आपको देखने हैं। इसके बाद हम आखिरी हमारी डिसेबिलिटी या दिक्कत के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी होंगी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, हमारे व्यवहार की दिक्कतें। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं ऑटिज्म वाले बच्चे में भी प्रेजेंट होंगी, ADHD वाले बच्चे में भी होंगी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी होंगी, और जितनी भी मैंने अभी आपको डिसेबिलिटीज गिनाई, विजुअल इम्पेयरमेंट, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, सेरेब्रल पाल्सी, उन सब में प्रेजेंट हो सकती है, पर हो सकता है ना भी हो। वो डिपेंड करेगा हमारे बच्चे की स्क्रीनिंग पे, सब चीज़ों पे। जनरली होती हैं। अब बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कैसी कैसी हो सकती हैं कि बच्चा जो है अपने आसपास का एनवायरनमेंट नष्ट करेगा, कहीं भी जाएगा, फूलों को हम बोलते हैं कि नहीं तोड़ना, हमें उन्हें देखना है, वो क्या करेगा, तोड़ देगा, मना करते हुए भी तोड़ देगा। स्लीप पैटर्न जो है उसका डिस्टर्ब रहेगा, कभी भी उठना कभी भी सोना। खाने का पैटर्न डिस्टर्ब रहेगा, कभी भी कुछ भी खा लो, अभी खाने का टाइम में नहीं खाऊंगा पर बाद में खाऊंगा। माँ बाप को ज़्यादा तंग करना बिहेवियर की वजह से, जिद्दीपन करना, सड़क पे लेट जाना किसी चीज़ को देखकर, मुझे तो चाहिए, मुझे तो दिलाओ वरना मैं नहीं उठूंगा। बहुत जल्दी जेलस हो जाना किसी भी दूसरे बच्चे से, उसके पास वो है, उसके पास ऐसा टॉय है, मेरे पास तो नहीं है, बहुत जल्दी जेलस हो गया, उसका टॉय तोड़ दिया है, उसको मार दिया दूसरे बच्चों को। मुंह के अंदर ना खाने वाला सामान भी डालते रहना, या किसी बच्चे के पास चिप्स हैं तो उसे छीन के खा लेना। मिसबिहेव करना क्लास में या फिर कहीं पार्क में जाकर बच्चों को मार देना, धक्का मार देना बिना मतलब के। लड़ाई होती है बच्चों की, समझ में आता है, पर बिना मतलब के बच्चों को मार देना, खुद लड़ाई जनरेट करना जानबूझ के, अपनी बारी का इंतजार ना करना, एक अग्रेसिव बिहेवियर दिखाना, माँ बाप को भी मार देना अगर वो उनकी बात ना सुने, काट लेना, नोच देना, सर मार देना, अपना सर दीवार पे मारना ताकि माँ बाप को वो ब्लैकमेल करके अपना काम करवा सके। तो ये सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं बच्चे के अंदर जो कि हम देख सकते हैं, बच्चों में डेवलप हो जाती है। और मैं बता दूं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो होती है ना, कहीं वो बच्चा कहीं से देख के सीख रहा होता है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि कहीं उसके परिवार में या कहीं पर भी ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही। हो सकता है कि ना हो रही हो, वो अपने आप से सीख रहा हो, पर बिल्कुल 90% चांसेस है कि उसने कहीं से देखकर सीखी हो। तो हमें उन चीज़ों के ऊपर भी काम करना पड़ता है साथ में। तो ये हमारी कुछ कॉमन डिसेबिलिटीज़ थी, विकलांगताएं थी जो कि हम बच्चों में देखते हैं, जिनके ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए और उनका सही समय पे स्क्रीनिंग और इलाज करा लेना चाहिए। मैम, जितनी जानकारी आपने हमें दी, इससे लगता है कि EIC की ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में लोगों को जानकारी मिलनी ज़रूरी है। तो क्या समय समय पर EIC कोई वर्कशॉप या कुछ भी ऑर्गेनाइज करता है? अगर करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती है? प्लीज़ बताइए हमारे लिसनर्स को। EIC जो है वर्कशॉप्स, जो कोविड टाइम में जैसे ऑनलाइन सब कुछ हो गया था, तो हम अपने बहुत सारे वेबिनार्स हमने ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें हमने ये सभी चीज़ों को कवर किया था और बहुत आगे ट्रीटमेंट को भी हमने कवर किया था। तो क्या इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक तो हम अपने जो हमारा व्हाट्सएप, हमारा जो नंबर है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मैं आज फिर वो नंबर शेयर करूंगी आपके साथ, 9412056597। ये हमारे EIC का नंबर है, देहरादून EIC का 9412056597। तो इस पर हम लोग स्टेटस लगाते हैं, साथ में पूरी जानकारी के साथ कि इस दिन कोई वेबिनार है, उसका लिंक देते हैं। हम जनरली फ्री ही रखते हैं कोई भी वेबिनार, किसी का कोई पैसे नहीं होते, तो पेरेंट्स जो है उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जितने हमारे पास पेरेंट्स आते हैं उनको हम इन्फॉर्म करते हैं, तो एक वर्ड टू वर्ड स्प्रेड बहुत जल्दी होता है। हमारे पास कल 10 पेरेंट आ रहे थे, तो आज हमारे पास 20 आ रहे हैं, क्योंकि उन 10 पेरेंट ने अगले 10 पेरेंट को और बताया। कम से कम एक इंसान को तो बता ही रहा है, तो वर्ड टू वर्ड स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा हम लोग जो हमारे जितने भी CRCs होते हैं, नेशनल सेंटर्स होते हैं, उनके पास मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, किसी को भी ज़रूरत हो तो वो ज्वाइन कर सकता है। हम अपने पर्सनल नंबर्स पे चीज़ें शेयर करते हैं ताकि हमारे भी जो कोई रिलेटिव हो या कोई नोन हो, सबके रिलेटिव्स होते हैं, सबके रिलेटिव्स के बेबीज़ होते हैं, तो उनको वो भी अटेंड करें। उसके अलावा हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम है जो, उसके ऊपर हम अपडेट करते हैं। किस नाम से है मैम सोशल मीडिया आपका? हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो है CDEIC DDN ऑफिशियल नाम से। फेसबुक भी इसी नाम से आपको मिल जाएगा। क्रॉस डिसेबिलिटी के नाम से भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा।
तो ज़रूर आप लोग हमको रिक्वेस्ट भेजें, हम एक्सेप्ट करेंगे। एंड हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती हैं वो हम उस पर अपडेट करते रहते हैं। उसके अलावा जितने भी कैंप्स लगते हैं, जैसे मैंने आपको एडिप कैंप के बारे में पहले बताया था, हमारी गवर्नमेंट कैंप है जो, वहाँ जाकर हम करते हैं हमेशा अवेयरनेस। और अब हमारा जो रेडियो प्रोग्राम जो चालू हो गया है हमारा NAVH दून के साथ में, इससे भी बहुत लोगों तक आवाज़ हमारी पहुँचेगी और पेरेंट्स को जागरूकता मिलेगी। EIC के बारे में हम जानते रहेंगे, क्योंकि ये कहते हैं ना कि बच्चे देश का भविष्य हैं। तो अगर बच्चे सुरक्षित हैं हमारे देश के, तो फिर इस देश का भविष्य सुरक्षित है। और आगे बस जुड़े रहिए 91.2 NIVH ठेलुदून से। यदि आपका बच्चा बोलने, चलने या पढ़ने में कर रहा है परेशान, तो घबराइए नहीं, अब उसका भी है समाधान। जी हाँ, अपने 6 साल तक के बच्चों को निकट के अर्ली इंटरवेंशन सेंटर अर्थात शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र पर लाएं और इस समस्या का समाधान पाएं।